हिंदुस्तान का राफेल आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दुनिया का सबसे मॉडर्न और सबसे घातक फाइटर प्लेन राफेल आज से इंडियन एयरफोर्स की शान बनने जा रहा है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद 5 राफेल फाइटर जेट्स अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। अंबाला एयरबेस पर एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया खुद इन विमानों को रिसीव करेंगे। अंबाला एयरबेस पर फ्रेंच एम्बेसी के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, जो राफेल का वेलकम करने के लिए वहां इस वक्त मौजूद हैं। अंबाला में राफेल के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। लैंडिंग के बाद राफेल को सबसे पहले वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। राफेल यूएई के अल-दफरा एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं। अंबाला पहुंचने से पहले राफेल की 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग भी हुई होगी। और आपको बता दें कि ठीक 1 घंटे के बाद लगा अभी 1 बज रहा है, 2 बजे के करीब ये उम्मीद की जा रही है कि 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। और आप तैयारियां आप देखिए, वहां पर खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद है। और इसका एक सीधा स्पष्ट संदेश पड़ोसी मुल्कों को जा रहा है, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान को, कि इन जंगी जहाजों के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद अब कोई भी भारत की शक्ति को कम करके नहीं आंक सकता है। आपने लगातार मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बातें सुनी होंगी। एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, क्यों ये जहाज गेम चेंजर कहे जा रहे हैं। हमने लगातार आपको बताया भी है कि इस जहाज की वो क्या खूबियां हैं जो इसे दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट बताती हैं। अभी फिलहाल 5 राफेल विमान भारत को मिल रहे हैं और कुल 36 जहाजों की खेप 1 साल के अंदर भारत को मिलने जा रही है। हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त अंबाला एयरबेस के बाहर मौजूद हैं। 1 घंटे का वक्त बाकी है। मनीष, आप की बात हो रही होगी लगातार एयरफोर्स के ऑफिसर से, जरा बताइएगा क्या तैयारियां हैं वहां पर। सौरभ, सबसे पहले तो अभी का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि अल-दफरा एयरबेस से RB001, RB004 जो कि ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं रफाल के, उसके साथ साथ BS-34 और जो ये कुल मिला के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो टेक ऑफ कर चुके हैं। और ये करीबन 2 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम है, उस दौरान अंबाला के एयरबेस पे पहुंचेंगे। अंबाला के एयरबेस पे पूरी तैयारी की गई है। एयर चीफ यहां पर हैं, उसके साथ साथ जो वाटर कैनन सैल्यूट है उसके द्वारा इसको रिसीव किया जाएगा। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के साथ साथ आपको ये भी डिटेल बता दें कि खासतौर पे BS001, BS003 और BS004 ये जो 3 सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसमें BS टेल नंबर BS धनोआ के नाम पर सेरेमोनियल तौर पर दिया गया है। और जैसे RB001 और RB004 है, तो ये राकेश भदौरिया जो इस समय के एयर चीफ मार्शल हैं, यानी एयर चीफ हैं, उनके नाम पर दिया गया है। और इसीलिए आज यहां पर खुद एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद हैं, साथ में वैक के जो चीफ हैं वो मौजूद हैं, जो एयर मार्शल चौधरी जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे थे वो यहां पर मौजूद है। और ये एक तरीके से ग्रैंड सेरेमनी नहीं, लेकिन बल्कि आने वाले दिनों में ग्रैंड सेरेमनी होगी जब और फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। लेकिन ये आज की बड़ी डिटेल और बड़ी खबर है कि अब से कुछ देर बाद करीबन 2 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। हमें जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस समय खुद अंबाला एयरबेस में मौजूद हैं और साथ में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 2 बजे से लेकर 2:15 तक का वो बफर टाइम है, जिस समय टचडाउन करते हुए यहां पर लैंडिंग करेगा रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। इसीलिए भारतीय वायुसेना के लिए, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के लिए, 17 स्क्वाड्रन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। MiG-21 की पहले ये स्क्वाड्रन थी, इसका इतिहास रहा है। 2016 में इस स्क्वाड्रन को खत्म करने के बाद 2019 में एक बार फिर से रिसरेक्शन किया गया। और आपको यह भी बता दें, जो BS001 आपको दिखाई दे रहा है सौरभ, दरअसल BS001 एक सेरेमोनियल तौर पर इसलिए भी दिया गया है कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कारगिल के युद्ध के टाइम पर जब इन्होंने पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से खदेड़ा था, तो उस दौरान विंग कमांडर BS धनोआ, जो कि एयर चीफ मार्शल होकर, एयर चीफ होकर रिटायर हुए, उनके नाम पर गोल्डन एरो को जब दोबारा से रिसरेक्शन का प्रोसेस हुआ तो किया गया। इसमें एक और बात आपको तस्वीरों में भी दिखाई दिया, फ्रांस में भी, और साथ में जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी बता रहे हैं, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जो इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो शौर्य चक्र हैं। 2008 में जब MiG-21 का रात में क्रैश हुआ तो उन्होंने बेहद बहादुरी के साथ MiG-21 को ही नहीं बल्कि खुद को बचाया और जो अर्बन एरिया था उससे दूर ले जाकर इसकी क्रैश लैंडिंग करवाई। तो इसीलिए उनको शौर्य चक्र मिला। और यहां तक कि इसमें जो और विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी हैं वो
काफी उम्दा फाइटर पायलट के तौर पे, एस फाइटर पायलट के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अल दफरा एयरबेस से इस समय फ्लाई कर चुका है और 2 बजे से लेकर 2:10 का वो समय। चलिए, पूरे देश को इंतजार है मनीष कि कब ये फाइटर जेट्स पहुंचते हैं अंबाला एयरबेस पर। हमारे साथ 2 बहुत सीनियर मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ पूर्व एयर मार्शल सुनील नानुतकर साहब हैं और पूर्व एयर मार्शल जिमी भाटिया जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। अमित पालित भी हमारे साथ ले से जुड़ रहे हैं। लेकिन एयर मार्शल नानुतकर, आपसे पूछना चाहेंगे कि खुद एक वेटरन रहते हुए आप आज के दिन की अहमियत क्या मानते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 5 जहाज भारत को आज मिल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है? नानुतकर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। आपको मिल रही है? जी सर। ओके। अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो आज के दिन की अहमियत को आप कैसे बयां करेंगे? देखो, ये महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए स्थिति में भारतीय वायुसेना आज के दिन में महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये जो MMRCA की रिक्वायरमेंट करीब 15 साल पहले भारतीय वायुसेना ने रखी थी और उसका नतीजा आज उनको देखने को मिल रहा है। आज पहला जहाज आएगा अंबाला में और स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन होगा। उनको पता है भारतीय वायुसेना के हर अफसर को कि जहाज आने के बाद 3 महीने से लेके 2 साल तक का समय बीतता है। ये स्क्वाड्रन दोनों फुल्ली ऑपरेशनल सारे के सारे उनको जो रोल है उसमें होने के लिए, लेकिन शुरुआत तो हुई है आज के तारीख में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है, सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं, पूरी हिंदुस्तान के लिए, कि तकरीबन 20-22 साल के बाद नया ऐसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। बाकी यकीनन सर, और इसीलिए पूरा देश इंतजार भी कर रहा है। एयर मार्शल भाटिया सर, आपके लिए आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है और खास तौर पर इस जहाज का आना ये क्यों इतनी बड़ी बात है? देखिए, जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, इस गोल्डन डे, ये जो गोल्डन डे है ये सिर्फ गोल्डन एरोज के लिए नहीं है। जो नंबर 17 स्क्वाड्रन जो इसको जो पहला स्क्वाड्रन है जो कि इससे इक्विप हो रहा है, लेकिन ये गोल्डन डे एयरफोर्स के लिए भी है और पूरे देश के लिए भी है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। हमको ये लोग कह रहे हैं कि ये प्लेन जो है गेम चेंजर है। हाँ, ये गेम चेंजर है काफ़ी। उसमें एक चीज़ ये माननी चाहिए कि जो राफेल है ये तकरीबन आप समझ सकिए कि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि जो भी एट्रीब्यूट्स जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होते हैं, एक्सेप्ट स्टेल्थ को छोड़कर इस एयरक्राफ्ट में वो सब हैं। जैसे कि रेडार्स हो गए या आपके सेंसर फ्यूजन हो गया, सिचुएशनल अवेयरनेस हो गया, जैसे आपका ये जो है सुपर क्रूज हो गया। तो इन सब को अगर देखा जाए तो ये जहाज पूरी तरफ इन सब एट्रीब्यूट से लेस है। और इनके जो वेपन सिस्टम अगर देखे जाए तो वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना जो इनको खरीद रही है, भारत खरीद रहा है। और इसमें जैसे कि हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं या स्कैल्प है और मीटियोर एयर टू एयर जो मिसाइल है, ये सब इनको ऐसी कैपेबिलिटी देते हैं कि वाकई में इसको गेम चेंजर कहा जा सकता है। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। 5 जहाज ही होते हैं। 5 जहाज़ों से पूरी जो एयरफोर्स की क्षमता बढ़ती है, लेकिन उसके लिए और भी जहाज़ों की जरूरत पड़ेगी। और जब तक ये 36 जहाज नहीं आ जाते, और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इनिशियल जो वो MMRCA का वो था 126 जहाज़ों के लिए था जी, उतने जहाज़ों की ज़रूरत हम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्षमता को बढ़ाते जाएं। लेकिन ये कहूँगा, जैसे कि आपने अपने सवाल से मुझे पूछा था, कि इट इज़ रियली अ गोल्डन डे फॉर द कंट्री, फॉर द एयरफोर्स एंड फॉर द स्क्वाड्रन। जी, और जो अभी एक वाक्य मार्शल नानुतकर ने भी कहा, देर आए दुरुस्त आए,
कि इतना लंबा वक्त हमें लग गया, 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त हमको लग गया एक नया फाइटर जेट इंडक्ट करने में, और अभी उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन एक बहुत अच्छी और बड़ी शुरुआत हुई है। अमित पालित लेह में है। अमित, आप पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो भी चीन के साथ वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको आप कवर कर रहे हैं, आप भी लगातार ऑफिशियल्स से बात कर रहे होंगे, और ये 5 जहाज हमने फ्रांस की सरकार को रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। आज के हालात में आपको क्या बताते हैं ऑफिशियल्स, कितनी अहमियत है इन 5 जहाजों का भारत की वायुसेना में शामिल होने की? देखिए सौरभ, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 18 जून के बाद से लगातार यहां पर जिस तरह से एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है, तो जो फिलहाल जो यहां पर हालात हैं आपको ये बताते हैं कि यहां पर जो MiG-29 है और Su-30 MKI जिनको यहां पर डिप्लॉय किया गया, जो यहां पर कॉम्बैट ड्रिल्स करते हैं, ये फिलहाल जो चीन के होटान बेस में जो जे सीरीज के जो विमान रखे हुए हैं उनको टैकल करने के लिए सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो चिंता का विषय बना हुआ था हमारे लिए, खासकर एयरफोर्स के लिए, वो है चीन का एयर डिफेंस सिस्टम। चीन ने यहां पर HQ-7 जो शॉर्ट रेंज है, HQ-9 और इसके साथ ही S-300 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यहां पर लगा रखा है। उनको अगर कोई चकमा दे सकता है तो आपको बता दें वो है रफाल, क्योंकि रफाल के अंदर स्पेक्ट्रा जो उसकी खास एक तकनीक, उसमें एक इक्विपमेंट है जिसके जरिए रफाल अगर कहीं पर एक्शन में जाता है तो वो दुश्मन के इसी तरह के जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको चकमा दे सकता है, उनको जैम कर सकता है, वहां पर अटैक करके आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इसलिए होगा क्योंकि भले ही हमारे एयरफोर्स के विमान इस वक्त चीन के किसी भी विमान को मात दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमारी रही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम को हम कैसे तोड़ेंगे। और राफेल अगर आता है और उसका जितने जल्दी वो इंडक्ट हो जाएगा तो हम चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हम तोड़ पाएंगे। अगर उसे एक बार तोड़ देंगे तो आपको बता दें कि हमारे चाहे Su-30 MKI हो, मिराज हो, हमारे जैगवार हो या फिर MiG-29 हो, वो आराम से चीन के किसी भी विमान को, जे सीरीज के विमान उनको गिरा सकते हैं। और J-20 विमान जिसको लेके बहुत हवा बना के रखा हुआ है चीन ने कि उनका स्टेल्थ है, 5th जनरेशन विमान है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, साउथ चाइना सी में इस वक्त अमेरिका की वजह से जबरदस्त टेंशन है, लेकिन वहां पर चीन ने अपने स्टेल्थ फाइटर्स को नहीं लगाया अमेरिका के खिलाफ। उन्होंने किसको लगाया? रशियन प्लेन को, जैसे Su-30 है या फिर Su-35 है। क्यों लगाया? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो स्टेल्थ विमान है वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। जब अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते तो फ्रांस हमारे साथ इस वक्त दो बहुत एक्सपीरियंस वेटरन्स हैं एयरफोर्स के, और काफी बातें आपने बताई इस जहाज की, बहुत तकनीकी खूबियां वो हमें बताएंगे। लेकिन मीनाक्षी भी हमारे साथ है इस वक्त दूसरे स्टूडियो से, वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को कुछ और जानकारी देना चाहती हैं इस जहाज के बारे में। मीनाक्षी, देखिए, इंडिया टीवी के दर्शकों को हम लगातार पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि ये अपने आप में राफेल विमान भारत आना क्यों खास बनाता है, क्यों हम ये बार बार कह रहे हैं कि इससे वायुसेना के बेड़े की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके पीछे इसके अंदर लगने वाले वो मिसाइल्स हैं जो इसे ताकतवर बनाती हैं। एक एक करके वो सारी मिसाइल्स की खूबियां हम आपके सामने रखते हैं। हम बात करेंगे स्कैल्प मिसाइल की, मीटियोर मिसाइल की, मीका मिसाइल और हैमर मिसाइल। हम सबसे पहले बात करते हैं मीटियोर मिसाइल की। ये मिसाइल पावर नंबर 1 है। ये दरअसल हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। लंबी दूरी की मिसाइल है, 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाती है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी ये हवा में मार कर सकती है, जिसमें आप जेट की बात कर लें, आप यूएवी की बात कर लें, इसे ये टारगेट कर सकती है। क्रूज मिसाइल टारगेट अटैक कर सकती है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज, जब मैं ये कहती हूं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो आप इस बात से ये समझिए कि ये टारगेट को देखे बिना भी अपने टारगेट पर फायर कर सकती है, उसे अचीव कर सकती है। और इसमें एडवांस रेडार सिस्टम लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले बात की मीटियोर मिसाइल की। अब अगले मिसाइल की बात करते हैं, स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल की क्या खासियत है वो आपको बताते हैं। ये हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है, यानी ये बंकर्स को बर्बाद कर सकती है। वो कितना भी भीतर, कितने भी पहाड़ियों के अंदर छिपा हुआ, हम बार बार ये कह रहे हैं कि राफेल की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल टेरेन पर भी बहुत ही खूबसूरती से अपना काम निभाता है, अपना बखूबी अपना काम निभाता है। तो यानी ये दुश्मन के घर में मार करने में सक्षम है। आपको बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर राफेल विमान आपके पास है, क्योंकि ये स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, आसपास के एरिया को आइडेंटिफाई कर सकता है और फिर मेन एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करता है। फायर एंड फॉरगेट, स्कैल्प मिसाइल के बारे में बार बार ये कहा जाता है, एक बार प्रहार करेगा, कड़ा प्रहार करेगा, अपने टारगेट को ध्वस्त करेगा और देन फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा, अगली मिसाइल की हम बात करते हैं। जी सौरभ, आप कुछ कह रहे थे?
मैं आता हूं मीनाक्षी आपके पास दोबारा, लेकिन आपने जो बातें बताई और जो कुछ मनीष बता रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स का कमेंट उस पर जाएंगे। एयर मार्शल नानोदकर साहब, इस फाइटर जेट के बारे में कहा गया कि फ्रांस में जहां ये बना है वो इसे ओमनी रोल फाइटर कहते हैं। हमने मल्टी रोल फाइटर सुना है, ये ओमनी रोल फाइटर का क्या मतलब है? देखो, कई सारी टर्म्स आजकल इस्तेमाल की जाती है कि मल्टी रोल यानी ये ग्राउंड अटैक, एयर डिफेंस और रिकॉनेसेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस तरह के अलग अलग रोल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहाज आजकल जो बन रहे हैं। और एक और टर्म है स्विंग रोल, यानी एक ही जहाज एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक रोल साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कि दोनों हथियार वो लेके उड़ेगा, एयर डिफेंस भी करेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राउंड अटैक रोल में जाके हवा से ज़मीन पर बमबारी कर सकता है। तो ये हो गए मल्टी रोल के जहाज। अब फ्रांस ने इस जहाज के बारे में ओमनी रोल कहा है कि ओमनी रोल का मतलब है कि अगर दुश्मन का जहाज जब ग्राउंड अटैक मिशन के लिए अगर राफेल जाता है और दुश्मन का जहाज उसके रेडार पर दिखाई देता है राफेल के, तो उस जहाज को उस जहाज को अटैक करने के लिए रेडार के इस्तेमाल करके वो अटैक शुरू कर सकता है और अपने ग्राउंड अटैक का जो उसका ओरिजिनल मिशन है उसको साइमल्टेनियसली टैकल कर सकता है। यानी एक ही साथ साथ साइमल्टेनियसली 2 या 3 रोल वो कर सकता है। और इसकी क्षमता, ये सेंसर फ्यूजन की बात जब होती है तो उसमें ऑप्टिमाइज किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें तालमेल लाया गया है ताकि पायलट 2-3 तरह के जो चीज़ें हवा में उसको करनी पड़ती है वो साइमल्टेनियसली कर सकता है। और इसमें एक जो एवियोनिक्स का स्वीट जो जहाज में बना हुआ है और उसको रेडार और वेपन्स का जो तालमेल बनाया गया है इस जहाज में, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और उसका इस्तेमाल पायलट अच्छी तरीके से कर सकता है। उसका सब समझबूझ के साथ करें तो दुश्मन को पता चलने से पहले ही ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली यूज़ होके अच्छी तरह से दुश्मन का खात्मा कर सकता है। चाहे वो हवा में हो, ग्राउंड पे हो, वो साइमल्टेनियसली करके दुश्मन को चौकन्ना रहना पड़ेगा इसके लिए, और उसके चौकन्ना रहते हुए भी उसके ऊपर अटैक करने की क्षमता पायलट के खूबियों से वो कर सकता है। इसलिए फ्रांस ने इस जहाज को ओमनी मिशन करने के लायक जहाज बताया गया है। जी, एयर मार्शल भाटिया साहब, दूसरा सवाल ये, जहाज 2 चीजों से बनता है जो हमारी आम समझ कहती है ग्लेमैन के तौर पर। एक तो जहाज की अपनी जो खूबियां हैं और दूसरा उसके अंदर जो वेपन पैकेज लगा हुआ है। तो ये वो बताया गया कि भारत ने उसको कस्टमाइज किया है, तो वो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये वो दोनों चीजों का मिश्रण इस जहाज में कैसा है? देखिए, आजकल के जहाज, जैसे कि नजरुल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि ये जो जहाज है और इसको जो बनाने वाले दासो कंपनी है, उन्होंने इसका नाम ओमनी रोल क्यों दिया है? ओमनी रोल इसलिए दिया है कि एक ही मिशन में इसके जो 14 जो हार्ड पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर ये इस तरह के वेपन सिस्टम में जा सकता है कि ये जो सारे मिशंस को एक ही सॉर्टी में कर सकता है। तो इट इज़ नॉट ओनली, देखिए, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और स्विंग रोल एयरक्राफ्ट, इट्स एन ओमनी रोल एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस, EW वॉरफेयर, ये सब मिशन एक ही सॉर्टी में कर सकता है। अब इनका मिश्रण कैसे किया गया है, ये तो सब जहाज़ों में होता है, जैसे मिराज 2000 में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, सेंसर फ्यूजन। सेंसर फ्यूजन में जितने भी आपको सेंसर से इनपुट्स आ रहे हैं, उनको बड़ी बखूबी से और पायलट फ्रेंडली तौर के ऊपर ये डिस्प्ले करता है पायलट के लिए, उसका काम आसान करने के लिए। तो ये एक ही उसमें ये, जबकि जैसे एयर टू एयर टारगेट को एंगेज कर रहे हैं, उसी समय साथ ही साथ ये एयर टू ग्राउंड टारगेट भी एंगेज कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत खूबी है इस जहाज में कि इन सब वेपन सिस्टम को और सेंसर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है ताकि पायलट के लिए ये काम करना, मल्टी रोल और ओमनी रोल करना आसान हो सके।
जी, अब हमने ये जहाज ही क्यों चुना, ये सवाल भी है नारोदकर साहब। पाकिस्तान अमेरिकी जहाज उड़ाता है, चीनी जहाज उड़ाता है, चीन के अपनी जे सीरीज के विमान हैं, उनके मुकाबले आप इस राफेल को आप कहां देखते हैं? देखो, इस जहाज को क्यों चुना है इसका तो अभी इसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और मैं उसमें पूरे जहाज की सिलेक्शन के प्रोसेस में नहीं जाऊंगा। पर ये सबको पता है कि हमने 6 जहाज उभर के आए थे जब हमने एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट दी थी कि उनको MMRCA के तौर पे क्या क्या खूबियाँ जहाज में होनी चाहिए। तो उसमें 6 जहाज आए थे और उसके सिलेक्शन प्रोसेस में देखा गया था कि जो 4 जहाज थे वो पूरी तरह उसमें उतर नहीं रहे थे, और आखिर में यूरोफाइटर और ये जो रफाल अभी सिलेक्ट हुआ है वो 2 फाइनल सिलेक्शन में उतरे थे। और उसके बाद में जब बारीकियों से देखा गया था तो रफाल ना ही सिर्फ प्राइस के ऊपर बल्कि उसके लाइफ टाइम सपोर्ट, उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट और उसका जो यूटिलाइजेशन रेट वगैरह जो है उसके ऊपर रफाल जीत गया था पूरी सिलेक्शन में। तो ये एक बात रही। दूसरी बार ये जो 36 जहाज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके साथ ये सारी मिसाइल जिसका जिक्र एयर मार्शल भाटिया साहब ने किया कि जो मिसाइल्स है और जो रेडार है और बाकी के जो सिस्टम है, जो इंफ्रारेड स्कैनिंग और ट्रैकिंग सिस्टम जो है, इसके साथ जो हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले और साइट जो आई हुई है और मिसाइल वार्निंग सिस्टम जो है, तो ये सारी चीज़ें जो जहाज के साथ आई है इससे उसको क्षमता जहाज को मिलती है। और अगर ये हम बाकी जहाज जो आपने जिक्र किया जैसे पाकिस्तान के पास है या चाइना के पास है जो लेटेस्ट जहाज कहते हैं, तो उनके तुलना में ये सिस्टम जो है ये कहीं मायने में बहुत आगे की टेक्नोलॉजी, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स है और उसकी वजह से ये जहाज की क्षमता जो है वो उन जहाज़ों से आगे है। और जो जनरेशन की बात करते हैं जिसमें जैसे भाटिया साहब ने पहले कहा कि जो सुपर क्रूज की बात करते हैं या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसको मैं कहूँगा कि रफेल कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म है। इसने लीबिया में, सीरिया में वगैरह लड़ाई में हिस्सा लिया हुआ है। फ्रांस की एयरफोर्स ने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया हुआ है। तो एक हमें उसका ये ट्राइड एंड टेस्टेड जहाज है। माफी चाहता हूं मार्शल साहब, आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक ब्रेक लेना है, इसलिए आपको मुझे बीच में टोकना पड़ा। ब्रेक के बाद आऊंगा, अपनी बात आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन एक बात, बहुत अहम बात आपने कही, ये सारे जहाज जो भारतीय वायुसेना में इस वक्त हैं ये ऑपरेशंस में जा चुके हैं, अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं। अब चीन अपने जिस जहाज की बात बार बार करता है, जैसे वो स्टेल्थ विमान कहता है, 5th जनरेशन का फाइटर कहता है, उसकी हकीकत अभी एक ऑपरेशन के अंदर जांचना बाकी है। उसके बारे में हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। मनीष प्रसाद इस वक्त अंबाला एयरबेस के बाहर है, उनके पास भी कुछ अपडेट है। एक ब्रेक के बाद।